दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल डमरूमध्य के मैप के बारे में हम देखने वाले हैं। यूपीएससी ने 2009 में जिब्राल्टर जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो 0 डिग्री वाली प्राइम मेडिरियन है जहाँ से हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, ये प्राइम मेडिरियन है 0 डिग्री वाली। तो इस तिथि रेखा से सबसे पास में कौन सी स्ट्रेट पड़ती है? तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट है, ये जो जल संधि है, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन के सबसे किनारे में है। वहीं यदि आप डेनमार्क स्ट्रेट की तरफ जाते हैं तो ये भी दूर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये डेनमार्क की डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो जाएगी। लेकिन यदि हम ये देखें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, क्वेश्चन में 2-3 प्रकार की स्ट्रेट के नाम दिए थे और पूछा गया था कि ये जो स्ट्रेट हैं कौन सी सबसे पास में पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसकी कुछ खास बातों की यदि हम देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये क्या काम करती है? दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती है। एक तो है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर है, और इस तरफ यदि हम जाते हैं लेफ्ट की साइड में, पश्चिम की साइड में, तो अटलांटिक ओशियन पड़ता है। तो इसका काम है दो जल राशियों को जोड़ना। इसके साथ साथ में ये यूरोप और अफ्रीका को आपस में अलग करती है। छोटी सी ये जल राशि है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये यूरोप को और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है। वहीं यदि कंट्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो है मोरक्को, इसके अलावा हम दूसरे मैप में देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये है स्पेन। देखिए ये वाले मैप से एकदम क्लियर हो गया है कि ये जो है मोरक्को है अफ्रीका, और ऊपर वाला जो कंट्री है वो स्पेन है, ठीक है। स्पेन में ही एक जगह है, ये देखिए जिब्राल्टर, इसलिए इसका नाम पड़ गया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके अलावा कुछ और भी यदि हम एडिशनल फैक्ट की बात करें तो ये जो जिब्राल्टर है, एकदम छोटा सा जो एरिया हम देख रहे हैं जिब्राल्टर, ये जो जिब्राल्टर है इसको ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के रूप में जाना जाता है, और उन्हीं के द्वारा इसका गवर्नेंस, मतलब इसके ऊपर प्रशासन किया जाता है। लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये लोकेटेड है साउदर्न टिप ऑफ द आइबेरियन पेनिसुला। जो आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन पेनिसुला है, उसके साउदर्न वाले हिस्से में पड़ती है। इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ बाई स्पेन। इसकी नॉर्थ की तरफ में यदि हम बॉर्डर की बात करें तो पूरी की पूरी ये स्पेन से लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये एक नैरो स्ट्रेट है, जलसंधि है, जो कि कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी के साथ में, और सेपरेट करती है जिब्राल्टर एंड पेनिसुलर स्पेन के साथ में इन स्पेन फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। मोरक्को और स्पेन अलग अलग होते हैं इसके माध्यम से। इसके साथ साथ में क्यूटा, जो कि स्पेन के अंदर में आता है, जबकि है वो कहाँ? अफ्रीका में। तो जिब्राल्टर की लैंडस्केप के बारे में बताया जाता है, ये डोमिनेटेड है रॉक ऑफ जिब्राल्टर, मेड ऑफ जुरासिक लाइमस्टोन। यहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, पत्थरों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड टाउन एरिया माना जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो 1704 में एंजेलो डच फोर्स ने कैप्चर कर लिया था जिब्राल्टर को स्पेन से ड्यूरिंग द वार ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ द हब्सबर्ग क्लेम टू द स्पेनिश थ्रोन। द टेरिटरी वाज ceded to ग्रेट ब्रिटेन इन परपिट्यूटी अंडर द ट्रीटी ऑफ यूट्रिच इन 1713। तो सबसे पहले तो 1704 में एंजेलो डच फोर्स ने इसको कैप्चर कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ था, इस टेरिटरी को ब्रिटेन को दे दिया गया था 1713
2013 में। तो ये तो थे जिब्राल्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। इसके अलावा जिब्राल्टर की जो जल संधि है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो पीआईबी की जो पहली खबर आई है वो मोटा अनाज से रिलेटेड आई है, ठीक है। तो हमें मोटा अनाज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना है। देखिए, ये जो मोटा अनाज है जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी थाली में हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इनका सेवन करें, ठीक है। क्योंकि एक तो ये फैट से फ्री रहते हैं, बहुत सारी हृदय से संबंधित बीमारियां, शुगर की बीमारियां, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि जलवायु की परिवर्तन के हिसाब से देखें ना, तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि किसान हर साल किसी न किसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। इसी के चलते चलते उनकी फसलें ख़राब हो जा रही हैं। कभी टाइम पर पानी नहीं गिरता है, कभी पानी इतना ज़्यादा गिरता है कि बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा के हालात हैं, कभी उसार तोला, कभी हवा में खड़ी फसल गिर जाती है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके चलते चलते आज के टाइम में फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा। सरकार चाहती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए भी किसान लोग मोटे अनाजों को बोएं। दूसरी बात यह है, कम पानी वाली जगह में, कम उपजाऊ मिट्टी में भी इनमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत कम देखभाल की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। बस ये है कि इसका जो प्रसाधन है, संसाधन है कहना चाहिए, प्रोसेसिंग है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दाना निकालने के लिए आपको छिलके से बीज को अलग करना पड़ता है। वो एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इसी के तहत सरकार ने क्या काम किया था, ये जो 2023 का साल है इसको मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। इसलिए भी मोटा अनाज काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इन्हें अपने आहार में हम मोटा अनाज खाएं। जैसे कि ज्वार जो है गर्मियों के दिन काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, इसको चटनी के साथ में खाना चाहिए। बाजरा और मकई सर्दियों के लिए उपयुक्त होता है, इन्हें गुड़ और घी के साथ हम खा सकते हैं। और रागी, नचाने की बात करें तो पूरे साल इसको खाया जाता है, लेकिन स्पेशल रूप से देखें तो बारिश के दौरान खाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके डोसा, लड्डू, दलिया आदि भी बनाए जा सकते हैं। कम लोकप्रिय मोटे अनाज नॉर्मली मौसम के चैन से जुड़े रहते हैं, जो ज़्यादातर त्योहारों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे कुछ मोटे अनाज में राजगीरा, सामो, कुट्टू, मंडुआ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ फैक्ट तो यहाँ हमें पीआईबी की न्यूज़ से खुद ब खुद मिल जाते हैं, जैसे कि जो मोटा अनाज है 130 से अधिक देशों में उगाए जाने के कारण पूरे एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोगों के लिए पारंपरिक भोजन माना जाता है। मोटा अनाज पूरी दुनिया में आजीविका के अवसर, रोजी रोटी उत्पन्न करने, किसानों की इनकम को बढ़ाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रोवाइड करने, इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में लगभग 41% की जो हिस्सेदारी है वो भारत के पास है। दुनिया में मोटा अनाज के प्रमुख उत्पादकों में भारत एक माना जाता है। मोटा अनाज की विशाल क्षमता को पहचानते हुए जो यूनाइटेड नेशंस के कई सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य टारगेट हैं के साथ भी काफ़ी मेल खाती है। भारत सरकार ने मोटा अनाज को प्राथमिकता दिया है। माननीय प्रधानमंत्री की लीडरशिप में भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष IYOM 2023 के प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि लोग इनके फ़ायदे के बारे में जानें, लोग इनको अपनी भोजन में शामिल करें और हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम अपने देश में कैसे करके इन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे करके किसानों की इनकम को हम बढ़ा सकते हैं, ये सारे प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं व्हेल्स मछली से रिलेटेड। जीन्स दैट मेड व्हेल्स टू ग्रो टू जाइंट साइज इन
आइडेंटिफाइड, उस जीन की पहचान कर ली गई है, ठीक है, जिसके चलते चलते व्हेल्स का जो साइज है इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो क्या है वो जीन्स, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जीन्स की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, जीन्स डीएनए से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे डीएनए मिलाकर के जीन्स बनाते हैं। मेंडल के द्वारा जीन का आविष्कार किए जाने के बाद 1910 में टी.एच. मॉर्गन और ई.वी. विल्सन और अन्य लोगों के अध्ययन के आधार पर ये प्रमाणित हो गया है कि आनुवांशिकता, आनुवांशिक चीज़ें हम किसको कहेंगे, जब कोई बीमारी पिता से पुत्र को आ जाती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी खास चीज़ जो कि पिता अपने पुत्र को नेचुरली तौर से प्रदान कर देता है जन्म होने के बाद से, उसको हम आनुवांशिक या फिर आनुवांशिकता बोलते हैं। तो कुछ कुछ जो वैज्ञानिक हैं 1910 में उन्होंने अध्ययन किया और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं आनुवांशिकता की विधि क्रोमोसोम्स के व्यवहार के आधार पर समझी जा सकती है। मतलब जीन्स क्रोमोसोम्स में स्थित होती है। 1924 में फॉलगेन ने अपनी ऊतक रासायनिक विधि हिस्टोकेमिकल डेवलप किया था और उसके आधार पर यह बताया था कि क्रोमोसोम डीएनए के बने हैं। क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है, और जो जीन्स है किसके अंदर है, वो क्रोमोसोम के अंदर है। फिर एक लंबे समय तक ये विचार बना रहा था कि क्रोमोसोम की जो प्रोटीन है ये ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। फिर यदि देखें ना तो कई सारी इसमें ऐसी नई नई टर्म हमको देखने को मिलती है जो बिल्कुल भी हमारे लिए हमारे दिमाग से परे जाने लग जाती है। मतलब कि इसके लिए हमें पूरी साइंस जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो जीन्स के परिचय के बाद हम देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। एक नई रिसर्च सामने आई है जिसके चलते चलते जीन्स का पता लगाया गया है दैट लाइकली अलाउड वेल्स। इसी जीन्स के चलते चलते वेल जो है जाइंट साइज तक पहुंच पाती, इतना बड़ा आकार प्राप्त कर पाती है कंपेयर्ड यदि हम करें देयर एंसेस्टर से, तो उनके जो पूर्वज रहे थे उनसे यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा जीन्स है जिसके चलते ऐसा हो पा रहा है। आगे बताया जा रहा है ये जो फाइंडिंग हमें मिली है, यहाँ से ये हाईलाइट होता है द 4 ऑफ जीन्स GHSR, इसके बाद IGF, BP7, NCAPG, इसके अलावा PLAG1, ये 4 जीन्स के नाम हमें याद रखना है। एंड सजेस्ट दैट दे प्रमोट लार्ज बॉडी साइज, ये जीन्स प्रमोट करने का काम करते हैं किसी की भी बॉडी को। द रिसर्चर परफॉर्म मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनरी एनालिसिस, इन्होंने क्या काम किया था, मॉलिक्यूल वाली जो इवोल्यूशन है उसका एनालिसिस किया था। 9 कैंडिडेट जीन्स, इसमें 5 जीन्स थे ग्रोथ हार्मोन के, 4 जीन्स थे एसोसिएटेड जिनको हम कह सकते हैं बॉडी साइज इन हूफ्ड एनिमल्स। यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है हूफ्ड, हूफ्ड मतलब होता है खुर वाले। इसके साथ साथ में 4 जो जीन्स थे उनका संबंध था बॉडी साइज के इंक्रीज होने से हूफ्ड एनिमल्स में। उन्होंने ये अनुमान लगाया था ये जो जीन्स है ना, दे एसेस्ड दीज जीन्स इन 19 स्पीसीज ऑफ द व्हेल। तो ये जो जीन्स है हमें व्हेल की 19 स्पीसीज में देखने को मिली है। तो उन्होंने क्या काम किया है, व्हेल की 19 प्रजातियों में इन जीनों का आकलन किया है कि इतनी 19 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें हमको ये जीन्स देखने को मिला है। इसके बाद साइंस की जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो हम देखने वाले हैं पावरफुल लेज़र से संबंधित। तो एक पावरफुल लेज़र किस प्रकार से स्काई में हेल्प कर सकती है डाइवर्ट लाइटनिंग स्ट्राइक को, ठीक है, जिस प्रकार से बिजली गिरने की घटनाएं घटित होती हैं तो इसको हम कैसे करके चेंज कर सकते हैं। पावरफुल लेज़र का प्रयोग करके हम आकाशीय जो बिजली है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पावरफुल लेज़र
जिसका उद्देश्य रहेगा स्काई के ऊपर जो लाइटनिंग हो रही है, ए पावरफुल लेज़र एम्ड एट स्काई कैन क्रिएट वर्चुअल लाइटनिंग रॉड। ये वर्चुअल लाइटनिंग रॉड का काम कर सकती है और ये डाइवर्ट कर सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक्स के रास्ते को, यहाँ ना हो के कहीं और हम उसको करवा सकते हैं। ये जो फाइंडिंग्स है, इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है फॉर बेटर लाइटनिंग प्रोटेक्शन मेथड फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो क्रिटिकली कहना चाहिए कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको यदि बचाना है तो हम इसके लिए लेज़र का प्रयोग कर सकते हैं और उसको वहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से बचाया जा सकता है। जो मोस्ट कॉमन लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस है इज़ द फ्रैंकलिन रॉड। क्या है उसका नाम? फ्रैंकलिन रॉड है। एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मेटल्स mast that intercept lightning discharges and guide them to the ground। हम एक डिवाइस लगा देते हैं फ्रैंकलिन रॉड, जो कि बिजली के असर को ज़मीन तक पहुंचा देती है। एक्टिंग एज ए वर्चुअल मूवेबल रॉड, ए लेज़र बीम डायरेक्टेड एट स्काई कुड बी ऑफर एन अल्टरनेटिव। कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि देखिए, यदि हमको इस चीज़ से बचना है ना, तो इसके लिए हमें मूवेबल प्रकार की रॉड होना चाहिए। मूवेबल प्रकार की जो रॉड रहती है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी बिजली को आप मूव करा सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेडागास्कर से रिलेटेड। ठीक है, मेडागास्कर ये देख रहे हैं हम, एक द्वीप है साउथ अफ्रीका की। यदि हम पूर्व की तरफ में जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में इसकी लोकेशन है, इंडियन ओशियन में ये पड़ता है। वहीं यदि हम बात करें अफ्रीका और मेडागास्कर दोनों आखिर अलग कैसे हैं, तो एक चैनल है जिसके माध्यम से जो अफ्रीका है और जो मेडागास्कर है आपस में अलग होते हैं। ये देखिए, मोजाम्बिक चैनल इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये मेडागास्कर से होकर के गुजरती है। यहाँ पर एक आइसेलो नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। ज़्यादातर हिस्सा हम देख रहे हैं काफ़ी हरा भरा है इसका, इसलिए ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो न्यूज़ आई है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही आई है। एक्सटिंक्शन में थ्रेटन मेडागास्कर्स बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखते जा रहे हैं कि मेडागास्कर में भी वृक्षों की कटाई हो रही है, सोने के लिए वहाँ पर खदानें खोदे जा रही हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, वहाँ पर खेती की जा रही है। ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसी के चलते चलते यहाँ जो रहने वाले जानवर हैं ना, अब अपनी जगह छोड़ छोड़ कर यहाँ से जाते जा रहे हैं या फिर वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। मेडागास्कर की जो बायोडाइवर्सिटी है कुड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिकवर टू लेवल बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन। मानव जब आए थे उस समय में जितनी यहाँ पर हरियाली थी, जितनी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी थी, यदि उस लेवल पर हमें मेडागास्कर को पहुँचाना है तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। इफ़ थ्रेटेंड एनिमल स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब नेचर कम्युनिकेशन की यदि हम बात कर लें तो ये जो फाइंडिंग है वो ये सजेस्ट करती है कि हमें इमीडिएट कंजर्वेशन के एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो हमारी लॉन्ग लास्टिंग बायोडाइवर्सिटी को लॉसेस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम उसको रिकवर कर सकें। मेडागास्कर होम माना जाता है, घर माना जाता है यूनिक सेट ऑफ एनिमल स्पीसीज। इसमें इंक्लूड है रिंग टेल्ड लेमूर एंड वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट चेमिलियन। मैनी स्पीसीज में फेस एक्सटिंक्शन ओइंग टू ह्यूमन इन्फ्लुएंस। ज़्यादातर हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये हैं कि ह्यूमन का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, तो मानव का यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ा है। इसके चलते चलते यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए हैं। तो सजेशन यही दिया जाता है कि कैसे न कैसे करके हमको इनको बचाने की कोशिश करना है। इसके बाद वाली साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड।
जिस प्रकार से कोरोना के केसेस में हमने वृद्धि देखे थे चाइना में, उस प्रकार से सर्ज हम इंडिया में नहीं देख रहे हैं। उसके रीज़न को यहाँ पर बताया जाता है। जो डेली डेली के जो केसेस हैं वो अभी हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो नया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आ गया है फिर भी रिकम्बाइन रिकॉम्बिनेंट्स प्रोसेसिंग ग्रेटर इम्यून एस्केप एंड ट्रांसमिटेबिलिटी। जबकि देखा जाए ना, देखिए ऐसी हमें संभावना थी कि जो नया ओमिक्रॉन का उपप्रकार है, इसके बावजूद भी जो दैनिक के जो केसेस हैं अभी कम आ रहे हैं, लेकिन हमने सोचा था कि केसेस बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें ना, जबकि इनमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, और जो ट्रांसमिटेबिलिटी है ना वो भी इसकी ज़्यादा थी, ट्रांसमिशन होने की कैपेसिटी। शुरुआत की जाती है तीसरे नंबर की वेव इंडिया से। ठीक है, ये चालू हो गई थी फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी 2022। 2022 के जनवरी के महीने में पहले ही हफ्ते से ये जो थर्ड वेव है कोरोना की वो चालू हो गई थी। इसका मेन जो रीज़न था वो था BA.1 ओमिक्रॉन सब लाइनेज। इसी के चलते चलते कोरोना का ये एक वेरिएंट है। पीक्ड एट अराउंड 3,38,000 न्यू इन्फेक्शंस ऑन जनवरी 21। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो केस आए वो कितने थे, 21 जनवरी को 3,38,000। इसके बाद धीरे धीरे ये केसेस कम होना चालू कर दिए बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च 2022। एक्सेप्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यदि हम शॉर्ट पीरियड को छोड़ दें, मिड जून से लेकर के मिड अगस्त तक, जून के बीच में और अगस्त के बीच में यदि हम बात करें, आफ्टर द थर्ड वेव इंडिया हैज़ नॉट विटनेस्ड इवन एन अपस्टिक इन न्यू इन्फेक्शन इन 2022। थोड़े से टाइम पीरियड को आप छोड़ दोगे ना तो हमें उतना ज़्यादा सर्ज देखने को, वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। द रिलेटिव calm India comes even when new Omicron subvariant and recombinants with ever increasing ability to evade immune। ये जो नया वाला वेरिएंट है ना, इसके पास कैपेसिटी है कि वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ख़त्म कर सकता है। इसके साथ साथ में इसके पास ग्रेटर ट्रांसमिटेबिलिटी है। इमर्ज एट रेगुलर इंटरवल्स लास्ट ईयर, पिछले साल से यदि हम देखें तो ये अपने आप को चेंज करते जा रहा है, और चेंज कर रहा मतलब मजबूत होते जा रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें लो लेवल की टेस्टिंग, बहुत कम मात्रा में जो टेस्ट हो रहे हैं, माइट रॉन्गली इंडिकेट लो वायरस स्प्रीड इन द पॉपुलेशन। ये भी हो सकता है कि हम कम जांच कर रहे हैं इसलिए हमें केसेस कम देखने को मिल रहा है। The low test positivity rate and low level of the virus in watershed or sewage water surveillance, wastewater or sewage water surveillance strongly suggests that the virus circulation is indeed low in the India। लेकिन वहीं यदि हम एक और चीज़ देखें, जो ख़राब पानी है या फिर सीवेज का पानी है, उसका जब सर्विलांस किया गया था तो वहाँ पर भी हमें उतना ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन का रेट देखने को नहीं मिला था। हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात करी जाती है। जो नेचुरल इन्फेक्शन है, इसके साथ साथ में वैक्सीन है, ये सारी चीज़ें हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया था। ये एक रीज़न है कि यहाँ पर जो है हमें कोविड-19 के केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 95% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 12 साल से ज़्यादा उम्र वाली है। इसने डेवलप कर लिया है हाइब्रिड इम्यूनिटी को। इंडिया की जो सिचुएशन है हाइब्रिड इम्यूनिटी के मामले में, वो बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन दे रही है सार्स कोविड-19 के हिसाब से। ऐसा कहना है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन और एपिडोमोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ऊटी से रिलेटेड। पार्टिकुलरली यहाँ हम बात करेंगे जो लो टेम्परेचर हो रहा है, ठंडी ज़्यादा पड़ जा रही है, ये सारे रीजन रिलेट करके यहाँ पर बताए गए हैं।
ऊटी की बात करें ना, तो जो ऊटी है इसकी लोकेशन है तमिलनाडु में, जिला पड़ता है नीलगिरी और इसकी स्थापना हुई थी 1821 में। ऊटी तमिलनाडु राज्य दक्षिण पूर्वी भारत में इसकी लोकेशन पड़ती है। ऊटी का पुराना नाम था उदगमंड या फिर उद उदगमंडलम था, उदगमंडलम। यहाँ घूमने के लिए यदि हम देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए बॉटनिकल गार्डन है, रोज गार्डन है, ऊटी लेक है और डोडा बेट्टा यहाँ की प्रमुख दर्शनीय चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें अंग्रेजों द्वारा 1821 में स्थापित ऊटी का यूज़ 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक मद्रास प्रेसिडेंसी के ग्रीष्मकालीन सरकारी मुख्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये समुद्र तल से 2240 मीटर की हाइट पर बचा हुआ है। ऊटी नीलगिरी जिले का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय है और नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसके चारों तरफ कई सारी चोटियां हैं, जिसमें तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर भी शामिल है। तो जो पर्वतीय स्थलों की रानी है ऊटी, इसका वास्तविक नाम उदगमंडलम था। तमिलनाडु में स्थित ऊटी दक्षिण भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन माना जाता है। पश्चिमी घाट पर स्थित ऊटी समुद्र स्थल से 2240 मीटर की हाइट पर है और ऊटी नीलगिरी जिले का हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय भी है। यहाँ सदियों से ज़्यादातर जो तोड़ा जनजाति के लोग रहते आ रहे हैं, लेकिन ऊटी की जो वास्तविक खोज करने और उसके विकास का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। और 1822 में यदि देखें तो कोयम्बटूर के जो तत्कालीन कलेक्टर थे जॉन सुविलियन ने यहाँ स्टोन हाउस का निर्माण करवाया था, जो अब क्या है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है ना, उसका चैम्बर बन गया है और उसकी ऊटी की पहचान भी मानी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि साइंस की न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आखिर कौन सा रीजन है जिसके चलते चलते ऊटी का जो फिंगर पोस्ट एरिया है वहाँ पर हमको लो टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगभग यदि हम सवेरे 7 बजे की बात कर लें, 7 AM की हम बात करते हैं 14 जनवरी की, एज द डे बिफोर पोंगल डाउन्ड फॉर उदगमंडलम ए लोकल टेम्परेचर गेज measured a frigid ground temperature of -6.3 डिग्री सेल्सियस in the finger post locality। लोकल का टेम्परेचर आखिर इतना ज़्यादा गिर कैसे गया? तो जो गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन है उसका कहना है इट वाज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द ग्राउंड एंड कवरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स विद अनदर बशी प्लांट टू रिमूव द रेन। उनका कहना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बर्फ गिर रहा है, इतना ज़्यादा कहना चाहिए ठंड पड़ रही है, तो उसको बचाने के लिए हमें कवर करना पड़ जा रहा है, वाटर को स्प्रिंकलिंग करना पड़ जा रहा है। सब जीरो टेम्परेचर की बात करी जाती है। तो ये जो उदगमंडलम है इसका जो ग्राउंड वाला पार्ट है ये पहुंच गया था सब जीरो टेम्परेचर में, एज वेल एज द लोवेस्ट एम्बिएंट का मतलब होता है आसपास का परिवेश, आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास का जो एरिया है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर आपके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, दिन में वो लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। वाट हैड काज द मर्करी टू डिप सो स्लो इन द फिंगर पोस्ट। लेकिन इससे भी यदि नीचे चले जा रहा है तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका आंसर दिया जाता है weather system in the 21st century begins somewhere is on the planet the equatorial Pacific Ocean। पैसिफिक ओशियन का यहाँ पर रीजन दिया जा रहा है, किस प्रकार से इनके चलते चलते टेम्परेचर में बदलाव आता है, पानी गिरता है और फिर ठंडी लगने लग जाती है। तो हम जो है ला नीना वाली विंटर में जी रहे हैं, ऐसा कहना है रघु का, एक विजिटिंग प्रोफेसर है IIT बॉम्बे के। इसके साथ में ये क्या है ना,
एमरिस्ट का मतलब होता है जो कि सम्मान पूर्वक सेवा मुक्त हो गए, मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मारलैंड के। इसका मतलब ये हो गया जो हेडी विंड्स हैं, सामने वाली जो विंड्स हैं वो आ रही हैं कहाँ से, वार्म वाटर से, ऑन द सी सरफेस, अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड, साउथ अमेरिकन मेनलैंड से होते हुए ये आ रही हैं रफली ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर का कोस्ट है, उसका जो तट है, उससे उसी के किनारे की ये बात कही जा रही है। तो जो हीट का मूवमेंट है अक्रॉस पैसिफिक हैज़ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। यदि प्रशांत महासागर से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है ना, तो इसका पूरे विश्व भर में प्रभाव पड़ता है। ब्रिंग, तो इससे क्या होता है, इंडिया की यदि हम बात करें, जो ला नीना है ये इंटेंसिफाई कर देती है समर मानसून को। ठीक है, ये जो ला नीना है ये इंटेंसिफाई हो जाती है समर मानसून में, ब्रिंग एक्सेस रेनफॉल, और इसी के चलते चलते ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होता है, और जब पानी ज़्यादा गिरता है तो ठंडी भी ज़्यादा पड़ने लगती है। इन अर्ली 2022 द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि जो ला नीना है ये फर्स्ट है 21st सेंचुरी में टू स्पान 3 कंसेक्यूटिव विंटर्स, जो कि 3 विंटर में ये पूरी फैल गई। लेकिन यदि हम जो है कन्वेंशन की बात कर लें, वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक दे दें, द कोल्डनेस इज डीपर इन द साउथ, साउथ वाले हिस्से में हमें ज़्यादा ठंडी देखने को मिल रही है। ये बताता है सेकंड ड्राइवर या फिर सेकंड रीजन को। देखिए, इस न्यूज़ को यदि हमें अच्छे से समझना है ना, तो हमें अल नीनो और ला नीनो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना पड़ेगा। ठीक है, कि दोनों जो घटनाएं हैं आखिर होती क्या है। प्रशांत महासागर में पेरू कंट्री के निकटवर्ती गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल, ठीक है, पानी में जो हलचल हो रही है उसी को हम अल नीनो कहते हैं। ये अल नीनो आने वाले मानसून को तय करती है कि मानसूनी कुछ न कुछ घटनाएं घटित इससे होने वाली। अक्सर ये कहा जाता है ना कि जो अल नीनो है या फिर प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का जो टेम्परेचर बढ़ता है, इससे हमारा एशिया महाद्वीप और पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप की जो मौसम की स्थिति है उसमें चेंज आ जाता है। कभी इस वजह से दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। वहीं भारत की बात करें तो पश्चिमी तट और मध्य भागों में अच्छी बारिश होती है, तो कभी ये समीकरण उल्टा भी हो जाता है। वैसे तो अल नीनो नामक घटना भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु चक्र इसके असर में हैं। लगभग 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास इंडोनेशियाई क्षेत्र से लेकर के 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण अमेरिका पेरू तट पर ये जो पूरा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल नीनो के प्रभाव के क्षेत्र में आ जाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग के पानी की सतह में टेम्परेचर हो जाता है कैसा, कम और ज़्यादा। इससे क्या होगा, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ की गर्म हवाएं उठेंगी, ऊपर जाने लग जाती हैं। ठीक है, अब उस गर्म जगह को भरने के लिए ठंडे जगह की हवा उसको पूरा फिल करने लग जाती है। देखिए, तो हवाएं क्या काम करती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर कम वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। लगातार बहने वाली इन हवाओं को व्यापारिक पवनें कहते हैं। वायुमंडल में भी समुद्र तल के ऊपर हवाई धाराएं बहते रहती हैं। अल नीनो के कारण लगभग 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल के बीच वाले स्तर में बहने वाली जेट स्ट्रीम भी असर डालती है। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी अल नीनो और ला नीनो से रिलेटेड।
इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो जो अहोम की बरियल साइट है जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, इसको यूनेस्को टैग के लिए नामांकन भेजा जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। केंद्र सरकार ने चूज़ किया है असम के चराइदेव मैदान्स को फ्रॉम 52 साइट अक्रॉस द कंट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो 52 साइट हैं टोटल, उनमें से एक जगह को चुना गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो है असम की अहोम मैदान। केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि वो नॉमिनेट करेगा असम के चराइदेव मैदान्स को, द अहोम इक्विलेंट ऑफ द एंशियंट इजिप्टियन पिरामिड। जिस प्रकार से इजिप्ट में पिरामिड हुआ करते थे ना, जहाँ पर वहाँ लोगों को दफनाया गया है, ठीक उसी प्रकार की संरचनाएं भी हमको हमारे देश में देखने को मिली हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को चराइदेव में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चराइदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नॉमिनेट करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। तो असम की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, असम की पिरामिड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, मैदान को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। अहोम मैदान चराइदेव जिले में स्थित शाही परिवारों के समाधि स्थल हैं। इन्हें असम के पिरामिड के रूप में भी हम जानते हैं। तो काफ़ी फेमस ये जगह है और बहुत अच्छा कदम है यदि इसको इंटरनेशनल तौर पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में यदि विकसित किया जाता है तो। और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस जगह को चुना है जो कि रिप्रेजेंट करती है लेट मेडिवल, मतलब 13वीं से 19वीं सेंचुरी को ये बताती है। माउंट बरियल ट्रेडिशन ऑफ द ताई अहोम कम्युनिटी इन असम। तो ये दफनाए गए कुछ टीले हैं जो कि ताई अहोम कम्युनिटी के द्वारा असम में अपनाई जाती थी, फ्रॉम अमंग 52 साइट्स अक्रॉस द कंट्री। अहोम ने कब तक शासन किया, यहाँ पर बताया जाता है कि जो अहोम राजा हुआ करते थे, इन्होंने 600 सालों तक ये इस जगह में राज किया था। इसके बाद फिर ब्रिटिश लोग आ गए और उन्होंने यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि चराइदेव की बात करें, यहाँ पर जो है इसकी डिस्टेंस की बात करें, गुवाहाटी से पूरब की तरफ आप 400 किलोमीटर जाते हैं तो ये चराइदेव जगह पड़ती है। ये पहली कैपिटल मानी जाती है अहोम डायनास्टी, अहोम शासकों की, अहोम रूलर्स की, जिसको फाउंड किया गया था, जिसकी स्थापना करी गई थी चाओ लुंग स्यू का पहा के द्वारा 1253 में। तो देखिए, आउट ऑफ 386 मैदान में से या फिर माइडोम में से एक्सप्लोर्ड सो फार 90 रॉयल बरियल्स। टोटल 386 जगह हैं, 386 टीले हैं, इसमें से 90 ऐसे हैं जहां पर शाही लोगों को दफनाया गया था। इनको जो है बेस्ट प्रिजर्व किया गया था, मेकिंग देम शोपीस ऑफ माउंट बरियल ट्रेडिशन ऑफ द अहोम्स। ठीक है, अपने आप में अहोम लोगों की जो ट्रेडिशन कैसे अलग हुआ करती थी, इस बात का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। चराइदेव मैदान्स में अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेष रखे गए हैं, जिन्हें उनकी साज सामान के साथ में, उनको साजो सामान के साथ में उनको दर्शाया जाता था, कहना चाहिए दफनाया जाता था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना से। चाइना के बारे में बताया जाता है, तिब्बत में इंडिया की बॉर्डर के किनारे चाइना एक डैम का निर्माण कर रहा है। जाहिर सी बात है, यदि ये डैम का निर्माण करता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यदि चाइना डैम बना लेता है तो इंडिया को जो पानी की सप्लाई है, इसके अलावा बांग्लादेश में पानी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी।
इसके अलावा चाइना इस डैम के पानी का यूज़ कर सकता है बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए। ऐसे बहुत सारे कामों में चाइना अपने इस पानी का इस्तेमाल करेगा। यदि हम और भी एडिशन अतिरिक्त की बात करें, टू यूजिंग वाटर एज लीवरेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नियर द ट्राई जंक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट एज चाइना हैड डेवलप्ड द सेम इन यारलुंग जांगो। सोर्सों से हमें ये भी पता चल रहा है कि यदि डैम यहाँ पर वो बना दे रहा है, इसका मतलब ये है अब इस जगह पर भी अब वो अपनी मिलिट्री को रख लेगा। ठीक है, एक प्रकार से वहाँ पर उसने ठिकाना बना लिया है, जैसे कि सेम टू सेम इसने यारलुंग जांगपो के ऊपर में डेवलप किया था। एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है इंडिया और नेपाल के लिए। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग ए डैम ऑन द मबजा जांगबो रिवर इन तिब्बत। ठीक है, कौन सी रिवर पे ये बना रहा है? ये बना रहा है माबजा जांगबो रिवर के ऊपर तिब्बत में। ये जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है उस एरिया में इसका निर्माण कर रहा है। ये सैटेलाइट इमेजरी की माध्यम से हमें पता चला है। द डैम इज़ अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्राई जंक्शन। जो ट्राई जंक्शन है वहाँ से 16 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ में बनाया गया है और ये अपोजिट है काला पानी एरिया उत्तराखंड के। मतलब जैसे आप उत्तराखंड में बैठे हैं तो आपके सामने ही ये डैम रहेगा, ऐसा सोर्सेस से हमको पता चला है। ये जो माबजा जांगबो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? नागरी से, कंट्री ऑफ द तिब्बत। तिब्बत में नागरी जगह से ये निकली है। फ्लोज थ्रू नेपाल इनटू घाघरा रिवर। ठीक है, नेपाल में बहती है, फिर चले जाती है घाघरा रिवर में बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं जो गंगा नदी का पानी जाहिर सी बात है इससे प्रभावित होगा यदि यहाँ पर डैम बनाया जाता है। तो एक ट्वीट के माध्यम से 19 जनवरी को क्या हुआ था, डेमियन साइमोन एक जियोस्पाइटल इंटेलिजेंस रिसर्चर हैं इंटेल लैब, इस ट्विटर प्रोफाइल के हिसाब से उन्होंने पोस्ट किया था सैटेलाइट इमेजेस इस डैम के कंस्ट्रक्शन को लेकर के। ये जो इमेजेस हमें बताती हैं एक्टिविटी जो है मई 2021 से ही चल रही है। ये एरिया है बुरांग काउंटी ऑफ द तिब्बत दैट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, जो कि नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो ये तो हम बात पहले ही देख चुके थे कि पानी का इस्तेमाल तो ये करेगा ही, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉसिबिलिटी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। यारलुंग जांगबो रिवर नियर अरुणाचल प्रदेश के किनारे अब और भी ज़्यादा वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने वाला है। तो सोर्सेज से हमें ये भी पता चल रहा है कि चाइना इस पानी को क्या काम करेगा, डैम बना करके डाइवर्ट कर रहा है, बट आल्सो स्टोर वाटर विच कुड लीड टू स्कैरसिटी इन रीजन्स डिपेंडेंट ऑन द मजबा जांगबो रिवर। पानी को ये इकट्ठा कर लेगा, पानी ये देगा नहीं, स्टोर करके रखेगा। जो एरिया सूखा है वो सूखे से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। जो लोअर वाटर लेवल्स है रिवर में सच एस घाघरा एंड करनाली इन नेपाल, दो नदियों में पानी की कमी जाने वाली है। डैम्स क्लोज टू द बॉर्डर could be used by China to strengthen its claim on the disputed areas in the region। इसके अलावा ये जो डैम है चाइना का थोड़ा और दबदबा बढ़ा देगा कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, अब हमने डैम बना दिए हैं तो ये जगह हमारी हो गई, जहाँ हमने पैर रख दिए हैं वो जगह हमारी हो गई है। ये जो यारलुंग जांगबो रिवर है एज द ब्रह्मपुत्र इज नोन इन तिब्बत, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ये ओरिजिनेट होती है हिमालय में तिब्बत से, एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पासिस थ्रू असम से होते हुए जाती है, देन बांग्लादेश में जाकर के गुजर जाती है बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में गिराती है। 2021 में क्या हुआ था, चाइना ने अनाउंस किया था कि वो कंस्ट्रक्ट करेगा एक बहुत बड़ा डैम ऑन द लोअर रीचेस ऑफ यारलुंग जांगबो।
यारलुंग जांगबो का जो निचला हिस्सा है, यहाँ काफ़ी बड़ा हम बांध का निर्माण करेंगे ताकि 7 गीगावाट की बिजली का उत्पादन कर सकें। 3 times दैट ऑफ द कंट्रीज 3 गॉर्ज डैम। 3 गॉर्ज डैम से 3 गुना ज़्यादा बिजली बनाएंगे, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट माना जाता है इन टर्म ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी से देखें तो। दिस वाज अमंग सेवरल अदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय द चाइना टू जनरेट क्लीन एनर्जी एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय द 2060 तक उसने जो घोषणाएं करी हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसी में से एक घोषणा भी उसकी ये शामिल हो गई है। यहाँ पर इमेज में आप यारलुंग जांगबो रिवर का मैप देख सकते हैं, तिब्बत में, ठीक है, इसको यारलुंग जांगबो बोलते हैं। फिर ये एंटर करती है असम, असम से फिर कुछ हिस्सा इसका बताया जा रहा है कि नेपाल में भी है, नेपाल में भी पानी, नेपाल का भी पानी इससे प्रभावित होने वाला है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं असम से होती हुई बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिराती है अपने पानी को, ठीक है। गंगा रिवर का भी जो पानी है इससे प्रभावित होगा, ऐसा न्यूज़ के हिसाब से बताया जाता है। अब चूँकि अगली जो न्यूज़ है वो हम मनरेगा से रिलेटेड देखने वाले हैं, तो बताया जाता है इसमें कि किस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत काम के दिनों की संख्या में हमें कटौती देखने को मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि एक साल में 100 दिन काम देने की बात कही जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कि एक दिन में हम आपको 100 दिन रोजगार प्रोवाइड करने की कानूनी गारंटी देते हैं। यदि इसमें हम फेल हो जाते हैं तो आप हमसे महंगाई भत्ता या फिर आप अपने काम का भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कानूनी गारंटी इस स्कीम के अंतर्गत दी गई है। तो एम्प्लॉयमेंट डेज घट गए हैं अब मनरेगा के अंतर्गत में, और ये इतने ज़्यादा घटे हैं कि पिछले 5 साल का डाटा उठा करके देखेंगे तो ये सबसे लो रहा हो। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कितनी मेहनत करते होंगे चिलचिलाती धूप में। जिस हिसाब से ये लोग मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत है और सबसे कम पैसा इनको मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मनरेगा के अंतर्गत जो मिलने वाला पैसा है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। इनको भी क्यों नहीं 1000 रुपये दिन का दे सकते हो आप, जो कि इतनी मेहनत करते हैं, ताकि इनका जो जीवन स्तर है ऊपर उठ सके, इनके लड़के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सकें। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 200, कहीं 220, कहीं 230, कहीं लगभग 300 रुपये इनको मिलता है। मनरेगा के बारे में यदि हम कुछ बेसिक बातें देखें तो मनरेगा को शुरू में नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। शुरू में इस योजना को सबसे पहले 200 चुनिंदा जिलों में लागू किया गया था। इसके बाद देश के सभी राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया। वहीं यदि हम बात करें, इसका नाम आज के टाइम में नरेगा से चेंज करके मनरेगा हो गया है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इस योजना को नरेगा कहते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर 2005 में इस योजना को स्वीकृति मिली थी। इस योजना के अंतर्गत रोजगार की गारंटी प्रदान करना ही इस योजना को अन्य योजनाओं से अलग बनाता है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, आपकी फैमिली में यदि 5 लोग रह रहे हैं तो एक आदमी को कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। उन सभी लाभार्थियों को मनरेगा या फिर नरेगा जॉब कार्ड दिया जाता है। एक प्रकार से दस्तावेज होता है जिसमें लाभार्थी के द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी रहती है कि मैं इतने दिन काम किया हूँ। लाभार्थी के कार्ड में दी जाने वाली जानकारी जैसे कि नाम, पता, माता पिता का नाम, जॉब कार्ड नंबर, जो भी व्यक्ति मनरेगा में काम करता है उसको 100 दिन के रोजगार देने का अधिकार ये कार्ड प्रोवाइड करता है। वहीं यदि हम बात कर लें अनिवार्य योग्यता की, तो उसकी
आयु 18 साल होना चाहिए, तब जा कर के ही वो जो है मनरेगा में काम कर सकता है। और इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी है जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जॉब कार्ड आपको मिल जाएगा 15 दिन के भीतर में ही। तो आपके द्वारा दी गई सूचना की छानबीन करके 15 दिनों में आपका जॉब कार्ड देना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए विकासखंड कार्यालय में भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इसकी मजदूरी अलग अलग है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 237 रुपया है, हरियाणा में 309 रुपया है। 309 रुपया देखा जाए मतलब आप उसको हाईएस्ट की श्रेणी में डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा दे रहा कौन? हरियाणा 300 रुपया। मनरेगा के कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार एक ही यूनिट मानी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। आवेदन किए जाने पर 15 दिन के अंदर गारंटी रोजगार प्रदान करना है हमको। यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला है तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा डिस्टेंस का भी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आपको 5 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस में ही काम करना है। उससे ज़्यादा दूर यदि आप जा रहे हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, या फिर उसको आने जाने के लिए परिवहन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में कम से कम 1/3 लाभार्थी महिला होना चाहिए, 1/3। लाभार्थियों को उनकी मजदूरी साप्ताहिक आधार पर प्रदान करी जाती है। मजदूरी का जो भुगतान है सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो वर्कर है उसके अकाउंट में पहुंचाया जाता है। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो जो एवरेज दिनों की संख्या है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड किए गए हैं प्रत्येक घरों को अंडर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज एट ए 5 ईयर लो दिस फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर की यदि हम बात करें तो इतने कम दिन सरकार रोजगार दे पाई है कि वो इतना कम है कि पिछले 5 साल में ऐसी घटना कभी घटी थी नहीं हुई है। फ्राइडे के दिन जो एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो प्रोवाइड किया गया है प्रत्येक घर को, वो 42 दिन है। एक घर में एवरेज 42 दिन ही काम मिल पा रहा है, कह रहे हो आप 100 दिन का, जबकि इट वाज 50 डेज इन 2021-22 में 50 दिन था, 2021 में 52 दिन था, और 48 डे था 2019-20 में, 18-19 में 51 दिन था। सबसे कम हम देख रहे हैं 42 दिन हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन डिमांड फॉर जॉब। ठीक है, जॉब में जो डिमांड है, जॉब के लिए डिमांड है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हमको गिरावट देखने को मिल रही है इस स्कीम के अंतर्गत इस फाइनेंशियल ईयर्स में, एज अपोज टू 2 पेंडेमिक ईयर्स। कोरोना के दौरान में लोगों ने ज़्यादा काम की मांग किया था। When a significant population depended on मनरेगा to make up for the deficit in their income created by job loss। तो जॉब लॉस के चलते चलते उनकी जो इनकम ख़त्म हो गई थी उसको पूरा करने के लिए लोग मनरेगा में काम करने के लिए चले गए थे। आज के टाइम में मनरेगा में लोग काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? पहली बात तो ये है, आपको एकदम भरसक पसीना बहाना पड़ेगा आप काम में जा रहे हो तो। दूसरी बात ये है मजदूरी कम है, अब 200-250 रुपये है। यदि आप नागपुर जैसे शहर में जाकर के एक मिस्त्री का भी काम करते हैं तो 300, 400, 500, 600 रुपये मिल जाता है। तो लोग जाहिर सी बात है इसमें काम करना नहीं चाहते हैं। टाइम टू टाइम आपको पेमेंट नहीं मिल पाता है। अब मुझे कल ही कोई चीज़ खरीदना है, उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मनरेगा से ये संभव नहीं है। ठीक है, मनरेगा में आपको टाइम में ही पैसा मिलता है। तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। देखिए, चोकिंग ऑफ फंड्स हैज़ लीड टू सप्रेशन ऑफ वर्क डिमांड एंड डिले इन वेज पेमेंट। केंद्र सरकार ने क्या काम कर दी है, जो फंड दिया जाना था राज्य सरकारों को उसको उसमें चोक लगा दी है। इसी के चलते चलते वर्क की जो डिमांड है उसमें हमें सप्रेशन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिली है।
डिले हमको देखने को मिला है पेमेंट में। इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट सच सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैव लीड टू वर्कर गेटिंग रूटीनली डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग नरेगा वर्क। और यही एक बात है जिसने उनको डिस्करेज कर दी है, उनके अंदर निराशा पैदा कर दी है कि आप मनरेगा में काम मत करो। इसके अलावा यहाँ पर जो है अननेसेसरी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली है, जैसे कि एप्लीकेशन बना दी सरकार ने अटेंडेंस के लिए, ठीक है, वर्क साइट में ही अटेंडेंस ली जाएगी। ये भी कुछ ऐसे हार्डशिप हैं वर्करों के लिए हु विल बी मोर डिसएडवांटेड डूइंग फॉरवर्ड। इसी ने उनको आगे बढ़ने से रोका है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अब देखिए, अटेंडेंस के चक्कर में मेरी 5 बजे छुट्टी हो जाती शाम को, अब ऐप से कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, इसके चलते चलते मुझे 5 की जगह 6 बजे 7 बजे मैं घर जाऊंगा। अब यदि मैं 8 घंटे काम कर रहा था तो 8 की जगह मेरे 9 घंटे 10 घंटे हो गए, और घर में जा कर के खाना भी बनाना है महिलाओं को, घर के काम भी करना है। ये सारी समस्याएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है ना, हम देख रहे हैं लो यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन डेज बाय सेवरल स्टेट हमको देखने को मिला है। स्टेट गवर्नमेंट भी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही। विथ लेस देन 2 months फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू क्लोज, there are at least 9 states and union territories which have utilized less than 70% of projected person days। आपको 100% काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, कम से भी कम 9 स्टेट, जिन्होंने मात्र 70% ही काम किया है। 70% पर्सन डेज ही उन्होंने काम प्रोवाइड कर पाया। पर्सन डेज का मतलब क्या है? मनरेगा में इसको डिफाइन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क डे बाय ए पर्सन रजिस्टर अंडर द स्कीम ए फाइनेंशियल ईयर। एक वित्त वर्ष के भीतर में जो व्यक्ति ने मनरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो एक व्यक्ति को आप कितने दिन रोजगार दे रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सन डेज। वहीं स्टैटिक्स के हिसाब से नहीं हम बात कर लें फ्राइडे, द इरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर, वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 63% यूटिलाइज कर लिया है, छत्तीसगढ़ में 61%, गोवा 18%, हरियाणा 59%, इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, इनके बारे में डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कितना आप वर्किंग डे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को। इसके अलावा कई सारे एक्टिविस्ट लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि ये जो परफॉर्मेंस है छत्तीसगढ़ और मेघालय का इस फाइनेंशियल ईयर में, ये जो है पार्टिकुलरली चिंता जाहिर करने वाली बात है। एज द टू स्टेट हैव हैड ए स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल तो आपका अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन इस साल आपका रिकॉर्ड खराब रहा है, इसलिए चिंता जाहिर की गई है कई सारे लोगों के द्वारा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो उड़ीसा की कैबिनेट से आई है। उड़ीसा की कैबिनेट की तरफ से नोट मिल गई है, मतलब सहमति मिल गई है, जिसके अंतर्गत 22 जो जातियां हैं उनको SEBC की लिस्ट में इंक्लूज़न कर लिया जाएगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने सैटरडे के दिन अपनी सहमति दे दी है एक प्रपोज़ल को, जिसके अंतर्गत 22 जातियों को उड़ीसा स्टेट की जो लिस्ट है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत इनको शामिल कर लिया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जिसको चेयर कर रहे थे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल को टू द उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। तो इनका अप्रूवल मिल गया है। अब ये अमेंड कर सकते हैं उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 को। इसमें इंसर्ट किया जाएगा सब सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 9। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती है इस प्रकार बैकवर्ड क्लासेस को इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द SEBC।
if the said backward classes have been specified in the central list of other backward classes for the state of उड़ीसा। इसके अलावा बताया जा रहा है SEBC की राज्य सूची यदि उक्त पिछड़ा वर्ग उड़ीसा राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में निर्दिष्ट किया गया है। तो सरकार के अनुसार वर्तमान में देखा जाए ना तो देयर आर present 22 caste or committees along with their synonyms which have already been notified by the central government of India as OBC for Odisha। ऐसे ही कुछ सेम टू सेम नाम वाले जो जातियां हैं उनको केंद्र सरकार ने OBC की कैटेगरी में डाल दिया है। थ्रू वेरियस नोटिफिकेशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम with regard to their social and educational backwardness, but they have yet been included in list of SEBC। लेकिन अभी क्या है, ये लोग इस चीज़ में शामिल नहीं हो पाए हैं। किसमें? SEBC में। लेकिन उन्हें अभी तक ऐसी SEBC की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इन जातियों या फिर समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें उड़ीसा के लिए SEBC की सूची में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि उनका समावेशी विकास हो सके, ठीक है, उनका सामाजिक कल्याण हो और लाभों का विस्तार हम कर सकें। तो बताया जा रहा है ये जो कैबिनेट है इसने डिसाइड करी है कि हम सहमति दे रहे हैं इस अमेंडमेंट को एज आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SEBC। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, जो SEBC कैटेगरी है इनके डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। पिछले साल क्या हुआ था, 6 अक्टूबर को उड़ीसा पिछड़ा वर्ग आयोग ने इन जातियों को राज्य सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके बाद हम देखने वाले हैं पहली जो इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है, ठीक है, ये 26 जनवरी से अवेलेबल हो जाएगी। भारत बायोटेक लॉन्च करेगा इसकी इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन इनोवैक, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये पहली अपने आप में ऐसी वैक्सीन है इंडिया की, ये 26 जनवरी को लॉन्च करने वाला है। द कंपनीज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला सेड इन भोपाल ऑन सैटरडे। तो हम जो है इसको ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं 26 जनवरी के मौके पर, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, उन्होंने ये भी ऐड किया था कि जो होम ग्रोन वैक्सीन है किसके लिए, लंपी स्किन डिसीज जानवरों में जो हो रहा है, लंपी प्रो वैकेंट, इसका क्या नाम रखा गया है, ये है इस वैक्सीन का लंपी प्रो वैकिन इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन नेक्स्ट मंथ। लंपी बीमारी के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, राजस्थान में कितने सारे जानवरों की डेथ हो रही थी, तो उसके लिए भी वैक्सीन जो है जल्दी ही आने वाले महीने में लॉन्च की जाएगी, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। इसके बाद हम सीधे एक्सप्लेनर वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं मीज़ल्स और रूबेला की बीमारी से इंडिया यदि निपटना चाहता है तो उसके लिए उसने क्या क्या प्लानिंग करके रखा है, कैसे करके हम हमारा जो नया टारगेट है उसको 2023 में अचीव कर पाएंगे, एंड वाई वाज द अर्लियर गोल ऑफ 2020 अनअटेनेबल। इसको हम 2020 में प्राप्त करने वाले थे कि हम जो है मीज़ल्स और रूबेला को ख़त्म कर देंगे। मीज़ल्स मतलब होता है खसरा, और जो रूबेला की बीमारी है इसको हम इरेडिक्ट कर देंगे। अभी तक प्राप्त क्यों नहीं कर पाए हैं, ये बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टोरी की बात करी जाती है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि नया साल आ गया है। जैसे ही नया साल आया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी आ गया था। इंडिया ने सेट कर लिया है एक टारगेट कि हम एलिमिनेट कर देंगे मीज़ल्स और रूबेला को 2023 तक, हैविंग मिस्ड द अर्लियर डेडलाइन ऑफ द 2020 ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन एग्जर्वेटेड बाय डिसरप्शन ड्यू टू पेंडेमिक एक रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2020 में ही हम ये लक्ष्य हासिल कर लेते, लेकिन कोरोना आ गया। इससे पहले 2015 का लक्ष्य भी हमने चूक गए,
ये 2019 में था कि भारत ने 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन के टारगेट को अपनाया था। ये अनुमान लगाते हुए कि 2020 के लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। ये जो टारगेट है इतना इम्पोर्टेंट आखिर है क्यों? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से खसरा वायरस दुनिया के सबसे संक्रामक मानव विषाणु वायरस में से एक है, जो हर साल कितने लोगों को मारता है? 1 लाख से भी अधिक बच्चों को मारता है। और रूबेला जन्म दोषों का एक प्रमुख टीका रोकथाम योग्य रीजन है। एंड द रूबेला इज लीडिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल काज ऑफ बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट मतलब जन्म के टाइम में जो डिफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वैक्सीन नहीं लगाए हैं। दोनों के चलते चलते हम देख रहे हैं कितनी सारी डेथें हो रही हैं। दोनों ही, ये जो मीसल्स है और जो रूबेला है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय जस्ट 2 डोजेज ऑफ ए सेफ इफेक्टिव वैक्सीन। मात्र 2 डोज देना है आपको, इसमें ही काम हो जाएगा। पिछले 2 दशकों की बात करें, मतलब 20 साल की बात करें, ये जो मीजल्स की वैक्सीन है इज एस्टिमेटेड टू हैव अवर्टेड मोर देन 30 मिलियन डेथ्स ग्लोबली। मतलब खसरे के टीके ने वर्ल्ड लेवल पर 30 मिलियन से भी अधिक मौतों को टालने का काम किया है। दोनों ही बीमारियों में दाने और बुखार इसके लक्षण हैं, जबकि खसरे के कारण ज़्यादा डेथ होती है। इन द यदि हम बात करें फर्टिलिटी रेट,